नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे बड़ा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर परीक्षा में यहां से आपको प्रश्न दिखते हैं। इस पूरे टॉपिक को आप 8 पॉइंट में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का कारण, फिर आप जानेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है, फिर आप जानेंगे 18वीं सदी में भारत की अवस्था क्या थी, और फिर आप जानेंगे पुर्तगाल के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे डच के बारे में, अंग्रेज के बारे में, डेनिश के बारे में और फ्रांसीसी के बारे में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी आपको हमारे चैनल पर पढ़ाए जाएंगे और अगर आप एक बार पढ़ लेंगे मन लगाकर, तो निश्चित रूप से आपको दोबारा उन सब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। अपने मन को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आपने अपने मन को बहुत ही बिगाड़ लिया है लगातार रील्स देखकर, लगातार शॉर्ट्स खिसकाकर। अब आपका मन 1 मिनट से अधिक एक जगह पर रुक ही नहीं पाता है। मुश्किल से बहुत से लोग 4 से 5 मिनट का वीडियो देख पा रहे हैं। बहुत से लोगों को अब फिल्में पूरी अच्छी नहीं लगती हैं, आधा घंटे की मूवी में बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर वो रील्स खिसकाते हैं और उनका दिमाग उनको साथ नहीं दे पा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, फोकस बनाकर रखिए और कम से कम रील्स खिसकाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण क्या थे? रीजन फॉर द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित थे। हालांकि नवीन समुद्री मार्ग द्वारा यूरोपीय कंपनियों के भारत आने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था मांस संरक्षण तथा अन्य कार्यों हेतु यूरोप में दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों की भारी मांग थी। भारत की समृद्धि तथा दक्षिण पूर्व एशिया के संसाधनों की जानकारी। अगला है पॉइंट आपका कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया। परिणाम स्वरूप एशियाई क्षेत्र के व्यापार पर अरब व्यापारियों का, जबकि यूरोपीय के क्षेत्र पर व्यापार पर वेनिस तथा जेनोवा के नवीन स्थापित एकाधिकार को तोड़ना था। ठीक है। यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत भी इसी समय हुई। तो मानवतावाद की बात आई, धर्म सुधार की बात आई, कंपास जैसे वैज्ञानिक आविष्कार भी हुए, नवीन समुद्री मार्गों की खोज शुरू हुई, ब्राजील यानी कि कैब्रल की खोज शुरू हुई, अमेरिका की 1492 में कोलंबस जो स्पेन का था उसने खोज की। भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने इंग्लैंड के लिए की थी, भारत के लिए नहीं की थी। इंग्लैंड के लिए एक रास्ता खोजा था भारत का। वास्को डी गामा पुर्तगालिया यूरोप के लिए, सॉरी इंग्लैंड नहीं, यूरोप के लिए वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ता खोजा था 1498 में। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की खोज कुक जो ब्रिटेन के थे उन्होंने की, और न्यूजीलैंड की खोज तस्मान इंग्लैंड ने की थी। सामंती व्यवस्था के स्थान पर वाणिज्यवादी व पूंजीवाद का उद्भव। कच्चे माल की आवश्यकता होने लगी। यूरोप की जो पूंजीवाद लोगों को नवीन बाजारों की आवश्यकता होने लगी। अब जो कच्चा माल बन गया है उसको बेचना है कहीं पर, तो इन सब चीजों के लिए यूरोपीय जो थे वो भारत आए। ठीक है। तो यूरोपियों का भारत में आने का मुख्य कारण क्या था वो आपको बता दिया गया है। पहला कारण था मसालों की मांग, दूसरा कारण था कुस्तुनतुनिया में जो अरब व्यापारियों को और वेनिस तथा जेनोवा का एकाधिकार स्थापित हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मेन कारण थी भारत के में विदेशी कंपनियों के आने की। भारत आगमन के जल एवं स्थल मार्ग। तो भारत में मुख्यतः 2 भागों से विदेशी प्रवेश कर सकते थे। प्रथम उत्तर पश्चिमी सीमा को पार कर परंपरागत स्थल मार्ग से, और द्वितीय समुद्री मार्ग द्वारा। स्थल मार्ग बाल्कन देशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था। फिर खैबर, कुर्रम, बोलन तथा गोमल आदि दर्रों से होता हुआ भारत तक पहुंचता था। जल मार्ग भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। ठीक है। तो जो जल मार्ग था वो भूमध्य सागर से होता हुआ काला सागर, फिर लाल सागर और फिर फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। 18वीं सदी 1799 में भारत की स्थिति। लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच नहर निर्माण से पूर्व सीधा जुड़ाव नहीं था, अपितु थोड़ा भूमि मार्ग भी पार करना होता था। यही एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि व्यापारिक सामग्री को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए बड़ी संख्या में भार
वाहक पशुओं की आवश्यकता होती। तो ये देखिए दो रास्ते थे भारत आने की, ये भारत है, इंडिया है। एक तो रास्ता ये था आपका, ठीक है, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, ठीक है, ये रास्ता, और एक ये रास्ता था, और फिर एक रास्ता ये यूरोपियों ने यहां से बनाया, ठीक है, ये यहां से बनाया, यहां, ठीक है, ये बनाया, यहां से पहुंचा ये, ठीक है, तो ये एक रास्ता ये बनाया था। तो भारत पहुंचने के ये दो रास्ते थे। अब बात करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम का। ऑर्डर ऑफ द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर परीक्षा में यहां से प्रश्न बनते हैं, तो बहुत छोटी सी जानकारी है, इसको आप सभी को भूलना नहीं है। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए थे 1605 में, उसके बाद अंग्रेज आए थे 1608 में, और उसके बाद डेनिश आए थे 1620 में, और सबसे बाद में आए थे फ्रांसीसी 1668। अगर स्थापना की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट की, तो एस्तावो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। वेरिंगदे ओस्ट इंडीज कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई, और कंपनी देश इवेंस ओरियंटलेस फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। ठीक है, अगर इनके द्वारा स्थापित प्रथम केंद्रों की बात करें, प्रथम फैक्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1498 से 1961 तक जो रहे थे, इन्होंने प्रथम अपनी फैक्ट्री कोचीन केरल में 1503 में स्थापित की थी। इसके बाद डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में 1605 में स्थापित की थी। ठीक है, डच 1605 से 1779 तक भारत में रहे थे। इसके बाद अंग्रेज जो 1608 से लेकर 1947 तक भारत में रहे, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1611 में स्थापित की। इसके बाद डेनिश जो 1616 से 1745 तक भारत में रहे, इन्होंने अपना प्रथम केंद्र ट्रैंक्यूबर 1503 में स्थापित किया। और देखिए यहाँ 1503 लिख गया है, लेकिन ये 1503 होगा नहीं, 1620 होगा। ठीक है, 1620 में इन्होंने प्रथम डेनिश कंपनी ट्रैम्बकर में स्थापित की थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1620 कर लीजिएगा। और जो पांचवी फैक्ट्री है वो फ्रांसीसियों की है, जो 1668 में आए थे और 1954 तक भारत में रहे थे। इनका प्रथम केंद्र था सूरत, जहां पर इन्होंने 1668 में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनता है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, और फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 18वीं सदी में भारत की अवस्था क्या थी। कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी से पूर्व यूरोपीय जातियों ने भारत में व्यापारिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्नाटक, बंगाल आदि में राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ किया, जिसका कारण निम्नलिखित तत्कालीन स्थितियां थी। राजनीतिक परिस्थितियां, मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था, नवीन राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, बंगाल, हैदराबाद, अवध का उदय हो चुका था, नवीन शक्तियों का गठन हो गया था, मराठा, राजपूत, सीरत, जाट का उदय हो गया था, केंद्रीय शक्ति का अभाव व राजनीतिक बिखराव प्रारंभ हो गया था। आर्थिक परिस्थितियां, विश्व का सर्वाधिक समृद्ध अर्थव्यवस्था भारत थी उस समय। फसलें चावल, गेहूं, कपास, नील, अफीम आदि थी। विश्व का 25% औद्योगिक उत्पादन कपड़ा, जहाज निर्माण, जूट, शक्कर, तेल आदि उस समय भारत में होता था। 1700 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 24% योगदान से 1947 में मात्र 4.2% योगदान भारत का रह गया था। तो सोच सकते हैं 1700 में जो विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का कुल योगदान था वो 24% था, और ये 1947 में मात्र 4.2% रह गया। सामाजिक परिस्थितियां क्या थी? वर्ण व्यवस्था इस समय बढ़ने लगी थी, वर्ण आधारित भेदभाव बढ़ने लगा था, बाल विवाह बढ़ गया था, जाति व्यवस्था बढ़ गई थी, सती प्रथा बढ़ गई थी, बहुविवाह बढ़ गया था, महिला शिक्षा का अभाव बढ़ गया था। ये सारी चीजें उस समय बहुत ही ज्यादा बढ़ी गई। अब बात करते हैं भारत में आने वाली पहली कंपनी के बारे में, यानी कि पुर्तगालियों के बारे में, जो 1498 में भारत आए थे और 1961 तक भारत में रहे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सर्वप्रथम आए थे, सबसे बाद में गए, केम फर्स्ट लास्ट टू गो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं पुर्तगालियों के भारत आगमन के कारण के बारे में, सामान्य तथ्यों के बारे में, वास्को डी गामा के बारे में, महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर के बारे में, नीले पानी की नीति और कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था के बारे में, पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व के बारे में, पुर्तगालियों के भारत में विस्तार की
नीति के बारे में, पुर्तगालियों के पतन के कारण के बारे में और पुर्तगाली शासन का भारत पर प्रभाव क्या था, और इसके अलावा 10वां जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ पर आप बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा चीजें पढ़ पाएंगे और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। 1498 की अगर बात करें तो प्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचता है। 1498 को आपको कैसे याद रखना है, जब भी कोई चीज आपको याद ना हो रही हो तो उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज को तुलना कर लें और याद कर लें। जैसे 1398 में कबीर दास का जन्म हुआ था, उसके 100 साल बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। मैंने ये दो चीजें याद कर ली, आज तक मैं कभी नहीं बोला हूं क्लास 6 से। ऐसे ही आपको याद कर लेना है। 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। 1503 में कोचीन में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना होती है। 1505 में कन्नूर में द्वितीय पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना होती है। कई बार परीक्षा में द्वितीय पुर्तगाली फैक्ट्री के बारे में भी पूछा गया है। 1505 में ही प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की नियुक्ति होती है। जब दो फैक्ट्री की स्थापना हो गई भारत में तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की नियुक्ति भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के रूप में हो जाती है। 1509 में गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डाली जाती है। बहुत ही खतरनाक ये गवर्नर था, इसने बहुत ही अत्याचार किए गोवा के भारतीयों पर। 1510 में पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार हो जाता है और 1535 में पुर्तगालियों का द्वीप पर अधिकार हो जाता है। 1559 में पुर्तगालियों का दमन पर अधिकार हो जाता है और 1596 में दक्षिण पूर्व एशिया में डचों ने पुर्तगाल को हराया। 1612 में अंग्रेजों ने सूरत में हरा दिया पुर्तगालियों को। 1639 में मराठों ने सालसेट और बेसिन पर अधिकार किया। 1658 में श्रीलंका और मालाबार में पुर्तगालियों की हार हो जाती है। 1661 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर मुंबई द्वीप दहेज में मिल गया। तो 1661 में जो मुंबई द्वीप था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था, लेकिन पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी जब ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय से हुई तो पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये जितनी भी टाइमलाइन है यहाँ पर एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके लिए चारों महत्वपूर्ण है, ठीक है, फिर आपके लिए ये लास्ट के दो महत्वपूर्ण है, 1612 और 1661। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पुर्तगाल के भारत के आगमन के कारण के बारे में। पुर्तगालियों के भारत में आगमन के कारण के बारे में सबसे पहला कारण था मसाला व पूर्वी व्यापार पर अरब तथा इटली के एकाधिकार को समाप्त करना। जो अरब और इटली का एकाधिकार था मसालों के व्यापार पर, उसको समाप्त करना था। दूसरा था ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का। तीसरा था पुर्तगाली राजकुमारी हेनरी द नेविगेटर का प्रोत्साहन। और बार्थोलोमियो डियाज 1487 केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था और वास्को डी गामा 1498 में भारत तक पहुंचता है। चौथा कारण था यूरोपीय पुनर्जागरण, वैज्ञानिक आविष्कार तथा बेहतर जहाज निर्माण तकनीकी। पांचवा था विकसित अशस्त्र नौसेना व समुद्री ज्ञान। ठीक है, अब बात करते हैं पुर्तगालियों से जुड़े हुए सामान्य तथ्यों के बारे में। पुर्तगाल का प्रथम आगमन भारत में 20 मई 1498 को होता है। ठीक है, जो वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। उस समय जो सिकंदर लोधी था वो दिल्ली का शासक होता था। कालीकट पर जमोरिन का शासन था। गुजरात महमूद वेगड़ा का शासन था और विजयनगर में नरसिंह द्वितीय सालू का शासन था। पुर्तगाल का राजा उस समय मैनुअल था। राजकुमार डॉन एनरिक था और कंपनी एस्तादो द इंडिया जो कि एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी होगी। पुर्तगाल का प्रथम आगमन भारत में 20 मई 1498 को वास्को डी गामा के रूप में होता है, जो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है। वहां पर कालीकट में जमोरिन का शासन था। ठीक है, गुजरात के महमूद बेगड़ा के साथ में वो जमोरिन कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है। अब बात कर लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में। अक्सर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 1469 से 1524 तक ये जीवित रहा। 20 मई 1498 को समुद्री मार्ग द्वारा भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा ही था। भारत पहुंचने के नए समुद्री मार्ग की खोज इसने ही की। यूरोप से केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के नीचे तल पे पहुंचता है, फिर वहां से भारत पहुंच जाता है। समुद्री यात्रा में अहमद इब्न मजीदी गुजराती द्वारा इसकी सहायता की जाती है। ठीक है, समुद्री यात्रा में अहमद इब्न मजीदी गुजराती यात्री द्वारा इसकी सहायता की जाती है। कालीकट शासक जमोरिन द्वारा इसका स्वागत किया जाता है और अरब व्यापारियों का द्वारा इसका विरोध होता है। जहाज साओ ग्रेनियल था और काली मिर्च के व्यापार से इसने 60 गुना मुनाफा कमाया था।
1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजों के एक बेड़े का नायक बनकर भारत आया। उसका अरब व्यापारियों के साथ भीषण संघर्ष भी हुआ था। 1502 में वास्को डी गामा फिर द्वितीय यात्रा करता है भारत। व्यापार विस्तार हेतु कारखाना प्रणाली इटली से प्रेरित प्रथम कोचीन में स्थापित होती है 1503 में, द्वितीय कन्नूर में स्थापित होती है 1505 में। 1503 में पुर्तगाल के शासक द्वारा एकाधिकार नीति की घोषणा की जाती है। 1505 से भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 से 1509 के बीच में रहा। उसके बाद 1524 में वास्को डी गामा भारत की तृतीय यात्रा करता है और 24 दिसंबर 1524 को कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये वास्को डी गामा का एक चित्र है और ये ऐसे आया था भारत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रथम प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में गवर्नर जनरल बनता है भारत का और पुर्तगाल की तरफ से, और 1505 से 9 तक रहता है। फिर बनता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1509 से 1515 तक रहता है। भारत में पुर्तगाल की वास्तविक शक्ति का स्थापना इसी ने की। फिर आता है नीनो डी कुन्हा, 1529 से 1598 तक सबसे लंबे समय तक रहने वाला एक पुर्तगाली गवर्नर था। फिर आता है गार्सिया दा नारोना और फिर उसके बाद आता है अंतिम मैनुअल एंटोनियो, जो 1558 से 1961 तक गवर्नर रहा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में, जो 1505 से 9 तक प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत में रहा। इसका उद्देश्य था व्यापार व नौसेना का सुदृढ़ीकरण। मुख्य कार्य इसने कौन कौन सी किए हैं उसके बारे में अब देख लेते हैं। 1505 में अंजाडीवा, कन्नूर तथा किलवा में दुर्ग की स्थापना करता है। नीले जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी की यह स्थापना करता है। ये जैसे भारत के अभी जो आप नौसेना देखते होंगे वो जाती है समुद्री लुटेरों से रक्षा करती है। ठीक है, और वैसे ही ये समुद्र में सुरक्षा प्रदान करते थे कि ये हमारा इलाका है, अगर यहाँ से आपको अपना माल लेकर जाना है तो आपको हमें टैक्स देना होगा और हम आपकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, 1509 में गुजरात, तुर्की व मिस्र की संयुक्त नौसेना को पराजित किया और बेटा खो दिया। ठीक है, फितोरियो की स्थापना। फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। हिंद महासागर में इसने पुर्तगाली वर्चस्व की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ये उसका एक चित्र आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे खूंखार गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से 15 तक ये रहता है। द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था। भारत व हिंद महासागर में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक होता था। होमुर्च 1515, मलक्का 1511, गोवा 1510 में बीजापुर शासक आदिल यूसुफ शाह से युद्ध करता है। विजयनगर शासक कृष्णदेव राव से बेहतर कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है और बंगाल, हुगली, बालसोर में कंपनी की विस्तार करता है, पुर्तगाली शासन का विस्तार करता है। सामाजिक कार्य इसने कौन से किए? पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह हेतु प्रोत्साहन किया। सती प्रथा खत्म करने का इसने प्रयास। मुख्यालय कोचीन में इसने स्थापित किया और 1515 में गोवा में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात कर लेते हैं 1515 से 1529 के बीच के कार्य। निर्वात व भारतीय राजनीतिक परिवर्तन। 1515 से 1529 तक 6 पुर्तगाली गवर्नर रहे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध व भारत में मुगल सत्ता का आरंभ होता है। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद कमजोर पर जयनगर साम्राज्य। ठीक है, अन्य गवर्नर की अगर बात करें तो नीनो डी कुन्हा भारत में पुर्तगाली क्षेत्राधिकार का विस्तार करता है। 1534 में बेसिन व 1535 में दीव पर गोवा का मुख्यालय बनाता है, ये 1530 में। फिर आता है गासियो दा नारोना, तो दमन, सालसेर, बंबई, मद्रास में केंद्रों की स्थापना करता है। सीलोन श्रीलंका के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लेता है। मैनुअल एंटोनियो सिल्वा ये अंतिम पुर्तगाली गवर्नर था जो 1958 से 19 दिसंबर 1961 तक रहता है। ऑपरेशन विजय द्वारा शेष पुर्तगाली बस्तियों गोवा, दमन, दीव का भारत में विलय कर लेता है। अब बात कर लेते हैं नीले पानी की नीति और कार्टेस आर्मेडा काफिला व्यवस्था के बारे में। ब्लू वाटर पॉलिसी एंड कार्टर्स आर्माडा कॉन्वॉय सिस्टम। नीले पानी की नीति क्या थी? पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा हिंद महासागर में प्रभुत्व हेतु यह बनाई गई नीति थी। उपकरण थे नौसैनिक
सुदृढ़ता, फितेरियो की स्थापना, अन्य उद्देश्य था अन्य यूरोपीय व अरबियों से व्यापारिक एकाधिकार की सुरक्षा। ठीक है, अब बात करते हैं कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था की। हिंद महासागर में जहाज से व्यापार करने हेतु भारतीय व अरबी व्यापारियों द्वारा पुर्तगालियों से परमिट लेने की व्यवस्था थी, यानी कि परमिट लो, कार्टेज लो। हिंद महासागरीय व्यापार पर पुर्तगाली एकाधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, अन्यथा कार्टेज का अर्थ होता है परमिट और अरमेडा का अर्थ होता है बाध्यकारी परमिट। ठीक है, तो कार्टेज अरमेडा यानी कि बाध्यकारी परमिट। भारतीय व अरबी जहाज काली मिर्च व गोला बारूद नहीं ले जा सकते थे, इस पर पुर्तगालियों ने प्रतिबंध लगा दिया था। जहाजों की रक्षा हेतु पुर्तगाली संरक्षक बेड़े का साथ जाना होता था। ठीक है, तो जहाजों की सुरक्षा करने के लिए कार्टेज अरमेडा यानी कि बाध्यकारी परमिट पुर्तगालियों ने लागू कर दी थी। मुगल बादशाह अकबर ने भी कार्टेज लिया था। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। ठीक है, पुर्तगाल समुद्र व वर्चस्व बना सके क्योंकि भारतीय शासकों ने नौ सैनिक शक्ति को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया। पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व, डोमिनेशन ऑफ पोर्टुगीज ऑन ट्रेड। पुर्तगाली दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करने वाले पहले यूरोपीय थे और उन्होंने निम्न प्रकार से अपने व्यापार का विस्तार किया। अब व्यापार का विस्तार कैसे किया, उस पर कुछ पॉइंट है, बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएंगे और वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। मालाबार तट से मसालों तथा कोरोमंडल तट से वस्त्रों के व्यापार पर जोर देता और उत्तर पश्चिमी भारत से टापटा एक प्रकार का कपड़ा का व्यापार करना। मलक्का, मलीना आदि से लौंग, कस्तूरी, लाख इत्यादि का व्यापार करने हेतु नागपट्टनम को प्रमुख बंदरगाह बनाया। वे वस्तुओं को खरीदने के लिए पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाते थे। मसालों के अलावा परिवहन के द्वारा भी लाभ कमाया। पुर्तगालियों को सबसे सर्वाधिक लाभ काली मिर्च के व्यापार से हुआ। वह लगभग 1,70,000 क्रुजेडो प्रति वर्ष सिर्फ काली मिर्च के व्यापार हेतु भारत भेजा करते थे। पुर्तगालियों के विस्तार में भारत में विस्तार की नीति। दक्षिण भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को देखने के बाद 1505 के बाद पुर्तगालियों ने भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पुर्तगालियों के पतन के कारण के बारे में। रीजंस फॉर द फॉल ऑफ पोर्टुगीज। पुर्तगाली भारत आने वाले सबसे प्रथम यूरोपियन थे तथा भारत से जाने वाले सबसे अंतिम। इसके बाद भी निम्नलिखित कारणों के चलते हुए भारत में छोटे से क्षेत्र में सीमित रह गए। पहला कारण था भ्रष्ट शासन व दोषपूर्ण व्यवस्था, कार्टेज पद्धति, लूट की नीति तथा व्यापारिक दूरदर्शिता की कमी, स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार तथा निरंकुश राजतंत्र। पुर्तगाल की कंपनी पूर्णतः सरकार के एकाधिकार में थी। धार्मिक असहिष्णुता की नीति तथा जबरन ईसाईयत का प्रचार करना भी इनकी बर्बादी का एक प्रमुख कारण था। अंग्रेज, डच जैसी उभरती नौसैनिक शक्तियों से पराजय होना भी इनका एक प्रमुख कारण था। मुगल साम्राज्य का विस्तार तथा बेहतर संबंधों का अभाव, मुगलियों से इन्होंने बेहतर संबंध नहीं बनाए। ब्राजील की खोज के बाद भारत में ध्यान की कमी, पूरा ध्यान ब्राजील में लगा दिया। अयोग्य गवर्नर की नियुक्ति, अयोग्य जो गवर्नर थे, आयोग नहीं होगा यहाँ पर, अयोग्य होगा। अयोग्य गवर्नर की नियुक्ति करना भी एक पुर्तगाली साम्राज्य के विस्तार को रोकने में बड़ी भूमिका निभाता है। सीमित पुर्तगाली संसाधनों के कारण पुर्तगाल में व्यापार तकनीकी कौशल का पिछड़ापन, पुर्तगाल में व्यापार की तकनीकी का पिछड़ापन भी एक प्रमुख कारण था कि वो भारत से ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए। अब बात करते हैं पुर्तगाली शासन का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। पुर्तगालियों द्वारा भारत के आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, कृषि व स्थापत्य कला को निम्न तरीके से प्रभावित किया गया। तकनीकी योगदान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जो भारत की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस थी, वो 1556 में गोवा में स्थापित की गई थी। जहाज व हथियार निर्माण की तकनीकें पुर्तगाली लेकर ही भारत आए थे। कृषि में योगदान, नवीन फसलें लेकर आए थे। तंबाकू, आलू, मूंगफली, टमाटर, शकरकंद, मक्का, रबड़, लाल मिर्च, कहवा। नवीन फल लेकर आए थे। पपीता, अनानास, अमरूद, अल्फांसो आम, चीकू आदि। सामाजिक व धार्मिक योगदान, भारत में ईसाई धर्म व मिशनरी की शुरुआत फर्स्ट पादरी फ्रांसिस्को जेवियर था। सती प्रथा को इन्होंने रोकने का प्रयास किया था लेकिन रोक नहीं पाए थे। अगर स्थापत्य कला में योगदान की बात करें तो गोथिक स्थापत्य कला, केरल में सेंट थॉमस चर्च की स्थापना 1510 में की थी। ठीक है, तो 1510 में इन्होंने केरल में एक चर्च की स्थापना की थी। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का जो गवर्नर था उसका नाम था बोशा। अंतिम गवर्नर जो था वो 1961 तक
रहा उसका नाम था मैनुअल एंटोनियो, जो 1958 से, ठीक है, 1986 तक रहा। और ऑपरेशन विजय, जब 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया तो पुर्तगाली बस्ती गोवा दमन द्वीप का भारत में विलय हो गया। वाइस किंगडम और समान नागरिक संहिता 19 दिसंबर 1961 गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, 19 दिसंबर को। ठीक है, तो ये पूरा आपका पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ टॉपिक था। और भारत में विदेशी आगमन का शुरुआत कैसे होती है, कारण क्या रहते हैं, सामाजिक परिस्थितियां क्या रहती हैं, आर्थिक परिस्थितियां क्या रहती हैं, उन सब के बारे में आपको अभी बताया गया है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आपको डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी सबके बारे में बताया जाएगा। जरूर वीडियो को अंत तक देखा होगा आपने, और मुझे उम्मीद है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है अब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसा लगा। कोई आपके मन में विचार है, प्रश्न है, सुझाव है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।